अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ आजिज़। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे हाई प्रोफाइल मर्डर हुए, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत अली ख़ान, मुर्तज़ा भुट्टो और भी बेशुमार ऐसे नाम लिए जा सकते हैं कि जो हाई प्रोफाइल मर्डर के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन उसमें अफसोसनाक बात ये होती है, और रही है हमेशा, तारीख़ का हिस्सा रहा है कि हम कातलों तक कभी नहीं पहुंच पाए। कभी हमारे किसी कमीशन ने किसी तहकीकाती रिपोर्ट में इस तरह की बात नहीं आई कि फ़लाँ लोग इसके कातिल हैं और उनके ऊपर मुकदमा भी चला, उनको सज़ा भी हुई हो। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। हम अज़म्पशन के ऊपर तो ज़रूर रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर ली जाती हैं, और उसके बाद फिर एक वक्त आता है कि उस मर्डर के हवाले से हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसी तरह ये अरशद शरीफ का केस है। अरशद शरीफ एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट था। उसने बहुत सारी स्टोरीज़ की जो कभी हिज़्ब मुखालिफ के अगेंस्ट में जारी होती थी, कभी वो हुकूमत के अगेंस्ट में जारी होती थी, हुकूमती अरकान के अगेंस्ट में जारी होती थी। तो वो एक जर्नलिस्ट था, वो अपनी जर्नलिस्टिक एथिक्स के हिसाब से काम करता था। उसकी राय से, उसकी स्टोरी से तमाम लोग इख्तलाफ करने का हक़ रखते हैं और करते भी थे। तमाम जर्नलिस्ट उसकी स्टोरीज़ को मानते भी नहीं थे, और बहुत सारी स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं उन जर्नलिस्ट के मुताबिक उसका बायसनेस भी नज़र आता था। ये सारी बातें अपनी जगह होती हैं, लेकिन एक ये तयशुदा अमर है कि अरशद शरीफ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में था जो पाकिस्तान के अहम इदारे हैं उनके, और उनसे वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता था। और यही एक तरीका होता है। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी अगर रिपोर्टर है जो तहकीकाती रिपोर्टर है, और ख़ास तौर से हाई प्रोफाइल केसेस का तहकीकाती रिपोर्टर है, हुकूमती केसेस का तहकीकाती रिपोर्टर है, वो कभी भी उन हक़ाइक़ तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी सपोर्ट ना करें। ये एक रियलिटी है, इसको हम मान लेना चाहिए। इसमें कोई तरद्दुद की बात नहीं होनी चाहिए। इसको रद्द करने का कोई सवाल भी नहीं है। इस हकीकत को इसको तस्लीम करना चाहिए कि उनकी यानी एजेंसीज़ की मदद के बगैर कोई भी रिपोर्टर जो है वो अच्छा रिपोर्टर नहीं बन सकता, अच्छा तहकीकाती रिपोर्टर नहीं बन सकता, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसका ये है कि जब कोई तहकीकाती रिपोर्टर हो या वेल कनेक्टेड रिपोर्टर हो उन इदारों से, तो फिर वो उसको रिपोर्टर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और ये इसकी भी बहुत सारी आपको श्योरिटीज़ और उसकी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी कि जिसमें आपको लगेगा कि यार बात ठीक है बिल्कुल, कि वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपना भी एजेंडा साथ लेकर चलते हैं। कभी वो स्टोरीज़ सही होती हैं और कभी वो स्टोरीज़ एजेंडा बेस होती हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ को फिर हम क्या नाम दे सकते हैं वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका तज्जिया भी अपनी जगह एक हकीकत रखता है और बहुत उसकी अहमियत होती है। अब मैं आता हूँ अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से। जो फैसल वाउडा के बयान हैं उसमें उसको ज़रा क्रिटिकल अंदाज से देखने की ज़रूरत है। देखिए, ये आदमी उस मर्डर के ठीक 48 घंटे के बाद अचानक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नमूदार होता है, और उसमें वो कहता है कि मैं बहुत सारे हक़ाइक़ बताऊँगा। और वो उसमें वो बता देता है कि उसको 2 गोलियाँ लगी हैं, करीब से गोलियाँ लगी हैं। उसको वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता देता है कि उसका लैपटॉप और मोबाइल अब मिलने वाला नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि 48 घंटे के बाद अभी पाकिस्तान में लोग जो बैठे हुए हैं वो सोच ही रहे हैं कि ये हुआ क्या है। वो तहक़ीक़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से खबरें आ रही हैं। पुलिस का वहाँ की वर्जन मुख्तलिफ है, वो बार बार बदल रहा है। लेकिन फैसल वाडा साहब आते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे छा जाते हैं, इसलिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सारी दुनिया में नशर किया जाता है। तमाम चैनल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त नशर करते हैं, बशमूल PTV। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताते हैं कि जनाब उसको 2 गोलियां लगी हैं, करीब से गोली लगी है। उसके जो मर्डर का प्लान है वो पाकिस्तान में बना है। वो ये भी कहते हैं कि उसका वीज़ा जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ था दुबई का, और दुबई से उसको कुछ फोर्सेस ने वहाँ से मूव करने की कोशिश किया, करवाया गया, जो कि हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। अब इसमें सवाल ये है कि ये फैसल वाउडा साहब जो हैं, इनको ये किसने बताया कि 48 घंटे के बाद इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और सारी इन्फॉर्मेशन न सिर्फ मिल गई बल्कि उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर दिया पाकिस्तान के और सारी दुनिया के मीडिया के साथ। लेकिन
اب اس میں سوال یہ ہے کہ ان کو یہ انفارمیشن کس نے دی. اب دیکھیے میں اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم کوٹ کرنے جا رہا ہوں. ان کا ایک ابھی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو ایک روز قبل کا ہے, جو کاشف عباسی ان کا انٹرویو لے رہے تھے. کاشف عباسی مسلسل ان کو فورس کر رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ جناب آپ کو 48 گھنٹے کے فوراً بعد یہ ساری انفارمیشن کیسے مل گئی. اچھا, جو انفارمیشن ان کو ملی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے, بالکل ٹھیک انفارمیشن ہے. اب اس میں ایک سوال تو, اور وہ مسلسل کاشف عباسی کے سوال کو اگنور کر رہے تھے, اور آخر میں انہوں نے کاشف عباسی پہ ہی الٹے سوالات کرنے شروع کر دیے اور ان پہ الزام لگا دیا کہ آپ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. کاشف عباسی نے بڑے سلیقے سے بہرحال بات کو اس کو سنبھال لیا. کاشف عباسی ایک بڑا سیزن جرنلسٹ ہے اور بڑا رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہے, اور وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور اس طرح وہ چیزوں کو ایکسپلور بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں آپ سے یہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ ایک آدمی جو مسلسل اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے پورے حالات کا پتہ تھا, اس کا مرڈر کا پلان یہاں بنا, وہ یہ بھی کہتا تھا دبئی میں اس کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا, کچھ فورسز نے اس کو دبئی سے موو کرانے کی کوشش کی اور کروا بھی لیا. ہاں, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی یہ بتا رہا ہے کہ اس کو اتنی گولیاں لگی ہیں اور اتنے قریب سے لگی ہیں اور اس کا لیپ ٹاپ بھی غائب ہو جائے گا اور وہ بات ہو بھی گئی. صحیح, میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس سے کاشف عباسی نے سوال یہ کیا بار بار کہ بھائی آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ انفارمیشن آپ نے کس سے لی. اب اس میں 2 باتیں بالکل واضح ہیں کہ یا تو وہ انفارمیشن اس کو ان لوگوں نے دی کہ جنہوں نے مرڈر کیا, ایک, یا اس پورے گیم پلان میں خود فیصل واؤڈا شریک ہے, 2. تیسری اس کے اندر مجھے کوئی بات نظر نہیں آتی کہ وہ اتنے دعوے سے, اتنے وثوق سے کیسے آ کے ٹیلی ویژن چینل پہ صرف 48 گھنٹے کے بعد جو ہے اس طرح کی پریس کانفرنس کر سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے لوگوں کو کہ یہ ہوا اور اس طریقے سے ہوا, اور اس میں موسٹلی باتیں ٹھیک بھی ہیں. ایک بات اس میں جو غلط تھی, جو کاشف عباسی کے پروگرام میں غلط بھی ثابت ہوئی, اور اس نے بعد میں اس کا اعتراف کیا. شروع میں وہ فیصل واؤڈا اس کو مان نہیں رہا تھا, لیکن بعد میں اس نے اعتراف کیا جب کاشف عباسی نے اس کو یہ کہا کہ بھائی یہ ویزا اس کا ایکسپائر نہیں ہوا تھا, وہ فلاں ڈیٹ کو آیا تھا, فلاں ڈیٹ کو وہ انٹر ہوا دبئی میں, اور اس کے بعد اس کے پاس 30 ڈیز کا گیپ ہوتا ہے, صرف 10 دن وہ رہا, اس کے بعد 20 دن کا اس کا ویزا باقی تھا, اور اس نے وہ ویزے کی کاپی دکھا دی. جب وہ کاپی دکھائی تو فیصل واؤڈا تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا اور اس نے کہا جی میری اگر 10 باتیں صحیح ہیں تو آپ کی ایک بات صحیح ہے, تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن یہ سارے کیس کو ایک نئے رخ کے اوپر لے جانے والا معاملہ ہے. اور اس میں اہم ترین ایک اور بات میں آپ سے ناظرین شیئر کروں کہ فیصل واؤڈا خرم سے پہلے سے واقف ہے. وہ اس کا اعتراف بھی ٹیلی ویژن چینل پہ اور میڈیا چینلز پہ بہت سارے کر چکا ہے کہ وہ خرم اس کا واقف تھا. دوست نہیں کہتا وہ, لیکن وہ واقف کہتا ہے, خرم اور وقاص جو بھی ہیں. تو اب اس میں یہ بھی سوال ہے کہ جب وہ پہلے سے اس کے واقف تھے کیسے وہ گیا. اب اس کے اندر بہت سارے سوالات اور بہت سارے حقائق لوگوں کے سامنے. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ فیصل واؤڈا کو گرل کر کے ان سے ساری انفارمیشن لی جائے تو وہ سچ اگل دیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.